अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। मोशन माय मेंटोर के एक और एपिसोड के साथ हम हाजिर हैं। आज हमें हमारे साथ ज्वाइन किया है उमर आफ्ताब साहब ने। अस्सलाम वालेकुम उमर, वेलकम टू आवर शो। वालेकुम अस्सलाम। मोहसिन साहब कैसे हैं आप? ठीक है। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ऑल वेल। आप सुनाइए कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह वेरी गुड, अल्लाह का बहुत शुक्र है। तो ग्रेट। उमर साहब, अ, हम सेशन के स्टार्ट में अपने गेस्ट से उनके बैकग्राउंड, प्रोफेशनल प्लस एकेडमिक करियर के बारे में पूछते हैं। तो प्लीज़ आप अपनी जर्नी जो आपकी रही है एकेडमिकली और फिर प्रोफेशनल करियर के बारे में प्लीज शेयर कीजिए हमारी ऑडियंस के साथ। जी जरूर। बेसिकली मैं बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन का स्टूडेंट रहा हूँ। मैंने जी। मेरा ताल्लुक बेसिकली लाहौर से है। हम्म। और मैंने वहाँ पे बीबीए ऑनर्स किया था यूनिवर्सिटी ऑफ सेंट्रल पंजाब से। हम्म। और मैंने मेजर्स जो है अपना फाइनेंस को रखा था शुरू से ही। ओके। और उसके बाद मेरी जो जॉब थी, आई वॉज वेरी लकी कि वो मुझे मेरी बीबीए की बेस पे ही मैं अपनी जॉब के लिए क्वालिफाई किया था। ठीक है। और हम्म। उसके लिए फिर मुझे मूव होना पड़ा कराची में। और यहाँ पे फिर मैंने अपनी जॉब के साथ साथ मैंने अपनी मास्टर्स की एमबीए की डिग्री कंप्लीट की, वो ज़ैबस से की थी। हम्म। और वहाँ पे भी मैंने मेजर्स अपना फाइनेंस रखा था। तो जहाँ तक प्रोफेशनल करियर के बैकग्राउंड का ताल्लुक है, मैं बहुत फॉर्चुनेट रहा हूँ इसमें। हम्म। क्योंकि मैंने अपना जो है अपना अ, अभी मेरी जैसे डिग्री जस्ट कंप्लीट हुई थी ग्रेजुएशन की। तो मुझे एक बहुत अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल गई थी। और हम्म। वो एक इतनी अच्छी ऑर्गेनाइजेशन में मुझे मिली, जो कि एज अ रेगुलेटर बॉडी पाकिस्तान में काम फंक्शन करती है। और वो एक बिल्कुल एक कैरियर अपॉर्चुनिटी थी। तो मैं अभी भी जो है उसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम कर रहा हूँ। और अब अल्हम्दुलिल्लाह मुझे ऑलमोस्ट 14 साल होने वाले हैं उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करते हुए। माशाल्लाह। तो ये प्लेसमेंट कराची में ही हो गई थी? अच्छा, इस तरह है कि जो जॉब अपॉर्चुनिटी जब ये आई थी तो बेसिकली इज अ गवर्नमेंट सेक्टर, डेफिनेटली एज अ रेगुलेटरी बॉडी। तो इनकी जो ओपनिंग्स आती हैं वो नेशन वाइड आती हैं। और उसके अंदर इनके मल्टीपल सिटीज में ऑफिसेज भी होते हैं डेफिनेटली। हम्म। लेकिन जो जिस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मैं मुंसलिक हूँ, तो उनका जो हेड ऑफिस है वो कराची के अंदर एग्जिस्ट करता है। और कैरियर अपॉर्चुनिटीज के हिसाब से, लर्निंग के हिसाब से, तो हेड ऑफिस के अंदर जो काम करने की अपॉर्चुनिटी होती है वो सबसे बेहतरीन है इस इदारे के अंदर। ग्रेट। मेरे साहब ये बताइए, क्या जब आपने एकेडमिकली अपना काम स्टार्ट किया था, पढ़ना शुरू किया था, तो उसमें कुछ पहले से इंटरेस्ट था कि रेगुलेशंस अच्छी लगती हैं या पढ़ते हैं उसके बारे में, या ये प्रोफेशनल ट्रांजिशन रही है? अच्छा, ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग एक इसकी बैकग्राउंड है। हम्म। अ, बचपन से अगर मैं देखूं तो मेरे वालिद साहब की एक बड़ी ख्वाहिश होती थी कि मैं जो है सीएसएस करूं। ठीक है। और गवर्नमेंट सेक्टर में जाके जो है ना मैं जॉब करूं। तो हम्म। ये एक समझ लें उनकी एक बचपन से वो इस चीज का बड़ा मेरे साथ जिक्र करते थे। और मेरे वाले साहब की खुद की भी गवर्नमेंट सर्विस थी। वो वापडा के अंदर उन्होंने सर्विस की हुई है। तो एक ग्रेट। नेचुरली गवर्नमेंट सेक्टर में सर्व करने का जो है वो एक टेम्परामेंट तो एग्जिस्ट करता था फैमिली के अंदर। ठीक है। ओके। और अगर मेरे बाकी भी रिलेटिव्स भी देख लें तो जो मेरी फादर वाली साइड है वो उसमें ज्यादातर गवर्नमेंट सर्विसेज में ही ज्यादातर लोगों का एक्सपीरियंस है।
तो मैं लेकिन जब ये इस साइड पे आया, बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन वाली साइड पे आया, बीबीए वाली साइड पे आया, तो यहाँ आके कह लें कि मेरा जो माइंड था ना, वो बाय द एंड ऑफ माय ग्रेजुएशन, जब मैं बीबीए की स्पेशलाइजेशन मैंने फाइनेंस की रखी थी, तो मेरा एक माइंड बन गया था कि मैं बैंकिंग सेक्टर में हम्म। जो है ना, मैं अपना करियर परस्यू करूंगा। ठीक है। तो ओके। अब 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 ये कह लें, थोड़ा सा इसमें आप कह लें कि किस्मत कह लें, और थोड़ा सा मेरा एक फोकस कह लें। तो मुझे एक ऐसी अपॉर्चुनिटी मिली जो कि एज अ रेगुलेटर बॉडी थी पाकिस्तान के अंदर, बड़ी इंपॉर्टेंट, क्रिटिकल, उसका बैंकिंग सेक्टर से भी बड़ा हम्म। गहरा ताल्लुक है। तो वहां पे ये अपॉर्चुनिटी मिली, और मैंने इस अपॉर्चुनिटी को बड़ा सीरियस लिया उस वक्त। और जो इसको क्वालिफाई करने के लिए रिक्वायरमेंट्स थी, उसके लिए मैंने काफी प्रेपरेशन की, और अल्हम्दुलिल्लाह मैं उसके लिए फिर उसको वो अचीव करने में मैं सक्सेसफुल हुआ, वो अपॉर्चुनिटी। तो आप ग्रेट। ये समझ लें कि एक एक सीरीज ऑफ इवेंट्स है जिसके बाद ये मैं यहाँ तक पहुंचा। चलिए, ये तो बहुत अच्छी आपकी जर्नी रही है, और इंस्पिरेशन घर से आती है, ये आपके केस में हमें नजर आता है। एग्जैक्टली। और पेरेंट्स या फैमिली मेंबर्स रोल मॉडल बनते हैं। सो यस, इट सीम्स ट्रू इन योर केस। दैट्स गुड। कि रेगुलेटर जो है, उसके लिए, उसमें करियर परस्यू करने के लिए यंगस्टर्स जो हमारी ऑडियंस है उनसे बात करते हैं, तो हमने हमें क्या ऐसी स्किल सेट है, जैसे आपने कहा आपने बहुत प्रिपरेशन, ऐसी क्या स्किल सेट होनी चाहिए जो उनको डेवलप करनी चाहिए? अच्छा, देखें, इसमें ना सबसे इम्पोर्टेंट चीज ये है कि ये जो रेगुलेटर बॉडीज हैं पाकिस्तान में, ऑलमोस्ट जो है कोई 18 के करीब, मेरा ख्याल से, अगर मैं गलत नहीं हूँ, तो रेगुलेटिंग बॉडीज एग्जिस्ट करती हैं। हम्म। और उनमें से चार पांच जो हैं वो बहुत ज्यादा, कह लें कि वो हेल्दी रेगुलेटर्स हैं बेसिकली। आई मस्ट से यूज द वर्ड हेल्दी, क्योंकि उनका रोल बहुत ही ज्यादा डे टू डे मैटर्स में बहुत ज्यादा इफेक्ट करता है लोगों को। फॉर एग्जांपल, एक स्टेट बैंक की एग्जांपल ले लें, वो एक बहुत मेजर रेगुलेटर है, बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करता है, डाउन द लाइन कॉमन मैन तक इफेक्ट आता है उसका। उसके बाद आप एसईसीपी को फॉर एग्जांपल ले लें, ये एक ऐसा रेगुलेटर है जिसका हर मर्चेंडाइज के ऊपर इफेक्ट आता है। ठीक है, हम्म। उसके रूल्स एंड रेगुलेशंस का। इसी तरह पेपरा है एक हमारे पास। पेपरा के अंदर आपने जितनी भी प्रोक्योरमेंट करनी है अंडर गवर्नमेंट सेगमेंट, तो आपने उसकी कंप्लायंस इंश्योर करनी है, तो वो भी हर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन उससे इफेक्ट है, उसके इफेक्ट उसने इम्प्लीमेंट करना है पेपरा की रेगुलेशंस को। तो इस तरह मल्टीपल है, ये चार पांच हैं जो बहुत अपना हैवी, कह लें, वर्कलोड के साथ काम करती हैं ये ऑर्गेनाइजेशंस। तो मैं इसमें ये कहना चाह रहा था कि ये अ, इसके अंदर एक तो ये एक ऐसा सेक्टर है जिसकी कोई टेक्निकली मार्केटिंग नहीं होती, जिसकी कोई बहुत ज्यादा सोशल मीडिया के ऊपर एज अ ऑर्गेनाइजेशन इनकी कोई बहुत ज्यादा प्रेजेंस उस तरह से नहीं है कि करियर अपॉर्चुनिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से ना। तो हमारे जो यंगस्टर्स हैं वो इस तरफ बहुत ज्यादा कभी फोकस करते नहीं है यहाँ पे करियर परस्यू करने के लिए। हम्म। तो मैं अपनी एग्जांपल दूंगा। जब मुझे अपॉर्चुनिटी जब मिली थी इस रेगुलेटिंग बॉडी में काम करने की, ये उसकी टेस्ट के लिए अप्लाई करने के लिए, तो हम्म। मेरे जो साथ में जो मेरे उस वक्त क्लास फेलोज थे, वो उनको मैंने खुद पुश किया था बहुत ज्यादा। मैंने कहा, यार, यू शुड कम एंड अप्लाई फॉर दिस, ये एक बड़ी अच्छी अपॉर्चुनिटी हो सकती है। तो वो लोगों को इतनी अवेयरनेस नहीं है असल में इन ऑर्गेनाइजेशन के बारे में ना, काम करने के लिए। तो ये तो एक एस्पेक्ट है कि इनके बारे में भी लोगों को सोचना चाहिए कि यहाँ पे कैरियर भी बड़ा अच्छे तरीके से बनाया जा सकता है। ठीक है, और ये मोस्टली बॉडीज एज ऑटोनमस बॉडीज काम कर रही होती हैं। तो यहाँ पे वो टिपिकल गवर्नमेंट ऑफिस का कल्चर भी देखने को आपको नहीं मिलता है। एक ये इधर फर्क होता है। ठीक है, अब दूसरा एक पार्ट है आपके उसका कि स्किल सेट क्या चाहिए। हम्म।
अच्छा, स्किल सेट ये है कि देखें, नॉर्मली जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशन होती हैं, क्योंकि ये गवर्नमेंट के सेक्टर है, तो इन्होंने गवर्नमेंट के कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस को फॉलो करना होता है, जिसमें इन्होंने ये बाउंड होते हैं कि ये हायरिंग नेशन वाइड एक ओपन अपॉर्चुनिटी रखेंगे। फिर इन सम केसेस हायरिंग करते वक्त इन्होंने जो है वो कोटा से एक इम्पोर्टेंट चीज इसमें ये है कि ये सारे इंडक्शन जो करते हैं ना, वो अपने नॉर्मली एक नेशन वाइड टेस्ट के थ्रू करते हैं, जिसके अंदर ये अपनी एक जो स्किल सेट इनको रिक्वायर्ड होता है वो किसी टेस्ट के थ्रू ये वहाँ पे चेक कर लेते हैं, वहां से लोगों को फिल्टर कर लेते हैं। फिर सेकंड फेज में ये इंटरव्यूज की तरफ जाते हैं। कुछ जगहों पे एक ही इंटरव्यू होता है, कुछ जगहों पे मल्टीपल इंटरव्यूज होते हैं। नॉर्मली ये लोग इनके इंटरव्यू पैनल्स बड़े इंटरेस्टिंग बने होते हैं, साइकियाट्रिस्ट भी उसमें बैठते हैं। तो ये भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग कह लें कि एक फॉर्मेशन होती है। तो इसके अंदर देखें, राइटिंग स्किल्स हो गई आपकी, स्पीकिंग स्किल्स हो गई, और एक बेसिक जो एक कह लें एक ऑफिस वर्किंग के लिए स्किल सेट रिक्वायर्ड है, बेसिक तो इनको वही चाहिए होता है। लेकिन मोस्टली जो इस तरह की ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं वो कोशिश ये करती हैं कि वो पाकिस्तान में मार्केट से फ्रेश ग्रेजुएट्स को उठाएं और ओके। उनको उनकी जो है ना नर्सिंग खुद करें, उनको डेवलप खुद करें, क्योंकि ये यूनिक ऑर्गेनाइजेशंस होती हैं। ना इनका कोई कंपेटिटर होता है और ना ही इनसे मिलता जुलता काम कोई और मार्केट में कर रहा होता है। ये यूनिक होते हैं अपने काम में, तो ये अपने रिसोर्सेज को फिर ज्यादा कोशिश यही करते हैं कि हम खुद ही डेवलप करें उनको। और ये मैंने खुद भी एक्सपीरियंस किया है, क्योंकि मेरी ऑर्गेनाइजेशन ने भी मुझे एज अ बिल्कुल फ्रेश ग्रेड के तौर पे हायर किया और फिर मुझे डेवलप किया, मेरे पे बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया। तो कुछ आपके अंदर जो एबिलिटीज है ना, वो तो ये खुद भी ऑर्गेनाइजेशंस डेवलप करवाती हैं, जो उनकी रिक्वायरमेंट को मीट करने के लिए बड़ी क्रिटिकल होती हैं। तो ये एक बड़ा जो है इंटरेस्टिंग कैरियर पाथ है, आई मस्ट से। तो यहाँ पे यंगस्टर्स को जरूर सोचना चाहिए अगर कभी, क्योंकि एड्स आते हैं इन अपॉर्चुनिटीज के, हर बड़े अखबार में आते हैं, तो इसको परसू करना चाहिए। इसमें मेरिट पे हायरिंग होती है मोस्ट ऑफ द टाइम। क्या मैं तो कहूँगा ये ऑटोनमस बॉडी ज्यादातर करती मेरिट पे हायरिंग है, क्योंकि उनको क्वालिटी स्किल सेट चाहिए एज अ रेगुलेटर। तो ये अपॉर्चुनिटीज होती हैं, इनको अवेल करना चाहिए। ग्रेट, ग्रेट इंसाइट। सबसे इम्पोर्टेंट तो ये है कि आपने ये बात बताई कि ऑर्गेनाइजेशंस ये चाहती हैं कि वो खुद नर्चर करें स्किल सेट आपका, तो आपकी मेजर स्किल सेट जो है वो रेगुलेटर पर्सपेक्टिव में वहीं से परस्यू होती हैं। लेकिन एज आप फ्रेश एग्जैक्टली। ग्रेजुएट, फ्रेश ग्रेजुएट के लिए तो बहुत बड़ी मार्केट है ये तो बहुत इंपॉर्टेंट आपने बात बताई है। मैं दैट्स रियली गुड। अच्छा ये बताइए, आपके यस। पास साइकोलॉजिस्ट भी बैठते हैं, जी जी। साइकोलॉजिस्ट हो या इसका मतलब ये है कि ये जो एक माइंडसेट है कि अगर हम फॉर एग्जांपल किसी इदारे की बात करें जो टैक्स मैनेज करता है या इसमें, तो ऐसी बात नहीं है कि उसमें सिर्फ और सिर्फ बिजनेस ग्रेजुएट ही अप्लाई कर सकता है। क्योंकि मैंने भी एडवर्टाइजमेंट्स देखी हैं उसमें, जैसे आपने ना साइकाइट्रिस्ट भी हैं वहाँ पे, हॉस्पिटल डॉक्टर्स भी होते हैं प्रोबब्ली, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। जी जी, मेडिकल मेडिकल भी आपको एक तरह का टेस्ट क्लियर करना पड़ता है हायरिंग प्रोसेस में। ये नॉर्मल है, स्टैंडर्ड है किसी भी गवर्नमेंट सेक्टर में अगर आप जाएंगे तो। तो जो बच्चे बिजनेस ग्रेजुएट हैं सिर्फ वही एलिजिबल होंगे या उसके अलावा इंजीनियरिंग या मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं वो भी ज्वाइन कर सकते हैं? अच्छा देखें, इसमें इस तरह है, अब मैं आपको बताता हूँ। जितने भी रेगुलेटिंग बॉडीज है ना, वो हम्म। दो तरह के फंक्शंस वहां पे चल रहे होते हैं। एक होते हैं उनके कोर फंक्शन। अगर फॉर एग्जांपल स्टेट बैंक है, तो उसके कोर फंक्शंस में हमारे पास सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी आ जाएगी, फिर वो बैंकर्स टू द गवर्नमेंट भी है, बैंकर्स टू द बैंकर्स भी है, और उसके जो करेंसी सर्कुलेशन के मैटर्स हैं, ठीक है, ये उसके कह लें कोर असाइनमेंट्स हैं, एक ये उसके कोर फंक्शंस हैं। इसी तरह हम पेपरा की बात कर लें, जो पेपरा की उसने प्रोक्योरमेंट प्रोसीजर्स की जो कंप्लायंस करवानी है, वो उसका एक कोर फंक्शन है। तो अ, ये एक तो आ गए ये कोर फंक्शंस। फिर ये क्योंकि इतने बड़े अदारे होते हैं, इनमें अलाइड फंक्शंस भी आ जाते हैं। ठीक है। इनमें अलाइड फंक्शंस भी आ जाते हैं। जैसे मैं मिसाल देता हूँ कि अब देखें, आईटी का जो डिपार्टमेंट है वो अब कोई भी इदारा उसको रखे बगैर नहीं सरवाइव कर सकता। ठीक है। बिल्कुल
इसी तरह एक ऐसा इदारा है जिसकी फिजिकल प्रेजेंस मल्टीपल एरियाज में चाहिए, तो उसके पास एक स्ट्रक्चर्स बहुत ज्यादा है, उसके पास एसेट्स, फिजिकल एसेट्स बहुत ज्यादा है, तो फिर उसको अपने लिए एक इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट भी बनाना पड़ जाता है कि वो उसकी सिविल जो एसेट्स है उसको मैनेज करे। लेकिन लेट्स स्टे ऑन द कोर फंक्शन ना, जिसके लिए हम उस इदारे में जाना चाहते हैं। अब सही। मोस्ट ऑफ द टाइम जैसे मैं आपको ये तीन चार बड़ी बड़ी जो रेगुलेटरी बॉडीज अगर इनकी बात करें, जैसे स्टेट बैंक है, अब स्टेट बैंक में जो एजुकेशन वो डिमांड करेंगे, वहां पे आपको इकोनॉमिस्ट भी चाहिए होते हैं, हम्म। वहां पे आपको बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग भी चाहिए होते हैं, क्योंकि आपको अच्छे मैनेजर्स भी चाहिए। ठीक है, बिल्कुल। उसके बाद आपको वहां पे अकाउंटेंट्स भी चाहिए, क्योंकि उनके इंटरनल ऑडिट डिपार्टमेंट्स भी हैं, उनके लिए अकाउंटेंट्स भी चाहिए आपको। और सही। वैसे भी वो फाइनेंशियल एक्टिविटीज के लिए भी आपको अकाउंटिंग बैकग्राउंड के लोग चाहिए। ठीक है, उसके अलावा अब आईटी, आईटी अब बड़ा ही मेजर रोल प्ले कर रहा है। अब आईटी की स्किल सेट, अब क्योंकि हम ऑटोमेशन की तरफ जा रहे हैं, हमारी सारी बैंकिंग भी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है, इसी तरह प्रोक्योरमेंट भी ऑटोमेशन की तरफ जा रही है। अभी ये पेपरा की जो प्रोक्योरमेंट है वो ई पैड्स का एक प्लेटफॉर्म इंट्रोड्यूस करवा दिया है, वो सबको अब इलेक्ट्रॉनिक प्रोक्योरमेंट की तरफ लेके जा रहे हैं। ठीक है, इसी तरह अगर मैं बात कर लूँ एससीसीपी की, तो हम्म। एससीसीपी की अब जो मेन टारगेट ऑडियंस है वो मर्चेंट्स हैं, मर्चेंट, तो उनको कॉमर्स से रिलेटेड बैकग्राउंड के लोग ज्यादा, या बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन के लोग शायद ज्यादा चाहिए होंगे। ये अब डिपेंड करता है कि जो रेगुलेटर्स हैं वो जब अपनी कोई पोजीशन अनाउंस करते हैं, तो वो उसमें हम्म। एक पूरी लिस्ट देते हैं कि हमें इस डिग्री के लोग जो है ना वो क्वालिफाई कर सकते हैं। तो इसमें वो डिपेंड करता है कि वो किस रोल की है। जो कोर फंक्शंस हैं उनकी तो बैकग्राउंड बड़ी क्लियर होती है, जैसे मैंने आपको बता दी। इसी तरह अगर पेमरा है तो वो जो हमारा मीडिया वाला, वो उसकी यही होगी कि मैस कम्युनिकेशन या इस तरह की बैकग्राउंड के लोग हमारे पास आए। ठीक है, इसी तरह अगर हमारे पास ये पेपरा है, पेपरा भी यही चाहेगा कि ये अगर पेपरा को हो सकता है डिफरेंट बैकग्राउंड के लोग चाहिए हो, अगर आईटी रिलेटेड प्रोक्योरमेंट है तो वो आईटी के बैकग्राउंड के लोगों को भी हायर कर सकता है उसकी रेगुलेटरी इंस्ट्रक्शंस बनाने के लिए या मॉनिटरिंग करने के लिए। अगर वो हम्म। सिविल रिलेटेड प्रोक्योरमेंट्स हैं, वो इंजीनियर्स को भी हायर कर सकता है उसको, उसकी उसके रूल रेगुलेशन प्रोक्योरमेंट के बनाने के लिए। तो इसी तरह ये अब डिपेंड करता है रेगुलेटर पे कि वो उसको कौन सा स्किल सेट चाहिए बेसिकली एजुकेशन वाइज। ग्रेट। ये तो बहुत बहुत वाइड फंक्शनैलिटीज हैं, और बिल्कुल बहुत अच्छी तरीके से आपने इसको ब्रीफ किया कि इसमें अपॉर्चुनिटीज को लुक फॉरवर्ड करना चाहिए, स्पेशली यंगस्टर्स जब हम देखते हैं कि मार्केट में आते हैं तो वो तो डिटेल्स देख सकते हैं सारी की सारी कि किस तरह से वो अपना करियर प्लान कर सकते हैं। उमेर, ये बताइए कि प्रैक्टिकल हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस कितना ज़रूरी है जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में प्योरली एंटर होते हैं। उससे पहले अगर कुछ जैसे कहते हैं कोहॉर्ट ऐसा होता है कि आर्टिकल्स कर लें साथ या इंटर्नशिप कर लें साथ, जैसे आपने कहा ना आपको बीबीए के बाद ही एक्सपोजर मिल गया था प्रैक्टिकल फील्ड का और फिर आपने मास्टर्स परस्यू किया, तो ये कितना इम्पोर्टेंट है लोगों को आप प्लीज बताएंगे? हाँ जी, मैं बिल्कुल इसको बताऊंगा, मैं इस फेज से गुजरा भी हूँ। जब हम देखें ग्रेजुएशन कर रहे होते हैं ना, तो हम्म। हमारे लिए इस दुनिया की सबसे इम्पोर्टेंट चीज उस वक्त ना हमारी सिर्फ वो डिग्री प्रोग्राम ही होता है जो हम कर रहे होते हैं। हमारी बिल्कुल। एनर्जीज उसमें लगी होती हैं, हम ये चीज देख रहे होते हैं कि हम कितनी अच्छी यूनिवर्सिटी से इसको कर रहे हैं, हम कौन सी डिग्री कर रहे हैं, हम कितना सीजीपीए कर रहे हैं। ये सारी चीजें बड़ी इंपॉर्टेंट होती हैं, इसमें कोई शक नहीं। ठीक है, जो यूनिवर्सिटीज हैं वो एक अच्छी यूनिवर्सिटी की यही निशानी होती है कि वो आपकी जो डिफरेंट एबिलिटीज है आपके अंदर मौजूद हैं, वो उनको वहां पे स्क्रैच करके आपको ये दिखाने की कोशिश करती हैं उन 4 सालों में कि आप ये भी कर सकते हैं, आप ये भी कर सकते हैं, और आप ये वाला काम भी कर सकते हैं। वो जिस प्रोसेस से आपको थ्रू डिफरेंट असाइनमेंट्स, डिफरेंट प्रोजेक्ट्स, डिफरेंट कोर्सेज वो आपको गुजारते हैं, ऑन पैरेलल साइड पे एक नॉलेज बिल्डिंग कर रहे हैं, दूसरी आपकी वो एक स्किल सेट को भी बारे में भी आपको वो आगाही देने की कोशिश करता है कि इंस्टीट्यूशन के आप ये सारी चीजें कर लेते हैं। लेकिन ट्रस्ट मी, स्टूडेंट्स को जो सेकंड पार्ट है कि जो हमारे स्किल सेट्स को वो थोड़ा सा आपको दिखाने की कोशिश करते हैं, उसकी इतनी समझ नहीं आती यूनिवर्सिटी के अंदर। उसकी असल समझ आती है जब हम प्रैक्टिकल फील्ड में जाते हैं।
जब हम हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस लेने जाते हैं तो वहां जाके हमें सबसे जो मजेदार काम हमारे साथ होता है एज मैं अगर आपको एक स्टूडेंट गया है फ्रेश ग्रेजुएट और उसने जाके एक ऑर्गेनाइजेशन में काम करना शुरू किया है हम्म। और उसको 1-2 साल उसने काम किया, तो सबसे अच्छी चीज जो वहां पे जाके होती है वही होती है कि हमें अपने अंदर एबिलिटीज का पता लगना शुरू होता है। वो जो सही। एक्सपोजर होता है वो हमें बताना शुरू करता है कि भाई साहब आप ये काम भी कर सकते हैं, आपके अंदर ये स्किल सेट भी है, आप यहाँ पे आज खड़े हैं तो आप कहाँ तक जा सकते हैं। तो ये चीज जो है ना वो यूनिवर्सिटी से बैठ के नहीं देखी जा सकती। ये चीज जब आपके ग्राउंड में जैसे कहते हैं ना जमीन पे जब पैर लगे लगते हैं तो फिर आप बता सकते हैं कि आप कितना ऊंचा जंप कर सकते हैं। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस जो है वही असल चीज एट द एंड काउंट की जाती है। ठीक है। ये यूनिवर्सिटी बैकग्राउंड जो होती है ये जरूरी होती है, ये आपको वो पुश देने में बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती है जिस पुश के साथ आप प्रोफेशनल लाइफ में एंटर होते हैं। और आपको ये एक टूल किट देते हैं टेक्निकली आपके साथ, वो आपको एक हाथ में दे के यूनिवर्सिटी भेजती है मार्केट में, ताकि आप मार्केट के अंदर जो कंपटीशन है उसको फेस कर सकें, उसके साथ डील कर सकें और अपना जो कैरियर है वो एक स्मूथ तरीके से कंटिन्यू एक स्टार्ट ले सके उसका। तो हैंड्स ऑन एक्सपीरियंस का मेरे ख्याल से कोई मुतबादल नहीं है। ग्रेट। जो आपने इंपॉर्टेंस हाईलाइट की कि फ्रेश ग्रेजुएट्स को ऑन बोर्ड लिया जाता है और उसको उस हिसाब से ढाला जाता है जो रिक्वायरमेंट होती है ऑर्गेनाइजेशन की। ये बहुत एग्जैक्टली स्पेशली जो रेगुलेटर के ऊपर हम बात करें, रेगुलेटिंग बॉडीज की जो बात कर रहे हैं। रेगुलेटरी बॉडी के फंक्शन ही डिफरेंट हैं। जो आपने ये भी बताया कि आपको ये ब्रांडिंग तो होती हुई नजर नहीं आएगी कि आप जाके देखेंगे कि कहीं इश्तेहार लगा हुआ है कि ये रेगुलेटरी बॉडी है। जैसे आपको यूनिलीवर, पीएनजी, कोका कोला, ये सब ब्रांड्स हैं, वो नजर आते हैं एग्जिस्टेंस उनकी। लेकिन जो रेगुलेटरी फंक्शंस हैं वो ब्रांडिंग के पर्पस में नहीं होते, तो शायद लोगों को ये लगता है कि ठीक है ये गवर्नमेंट इदारा है, इसमें क्या वो है। ये भी एक बहुत बड़ा अलमिया रहा है ना कि हम आई डोंट नो क्यों थोड़ा सा पीछे हटते हैं। अ, अ, देखिए मैं आपको एक अपने एक एक्सपीरियंस की बात शेयर करता हूँ जो मैंने अभी तक 14 सालों में सीखा है। ये जो गवर्नमेंट सेक्टर है जैसे ये रेगुलेटिंग बॉडीज हैं, हम्म, ये हमें बहुत अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करती हैं यहाँ पे कोई कंट्रीब्यूट करने के लिए, अगर सही। आप कंट्रीब्यूट करना चाहते हैं तो। ठीक है। होता ये है कि यहाँ पे रिलेटिवली क्योंकि कंपटीशन नहीं होता इन जॉब्स में, जॉब सिक्योरिटी भी होती है, तो लोग अब कुछ लोग आके यहाँ पे रिलैक्स हो जाते हैं इन ऑर्गेनाइजेशन में आके कि चलो यार नौकरी लगी हुई है अब हम कर रहे हैं। लेकिन मैं ये समझता हूँ कि आपको यहाँ पे आके कंट्रीब्यूट करना चाहिए और आपको स्पेस भी बहुत मिलती है कंट्रीब्यूट करने की अगर आप विलिंग हैं। हाँ एक चैलेंज है इसमें, इसमें बहुत ज्यादा इनोवेशन और क्रिएटिविटी जो है ना डे टू डे बेसिस पे नहीं होती है। हम्म, ठीक है। क्योंकि वो अब देखें कुछ चीजों का ताल्लुक अगर हम सिर्फ पाकिस्तान की पिक्चर ड्रॉ करें ना, तो अब पाकिस्तान के अंदर इस वक्त जो इकोनॉमी की सूरत हाल है और जिस तरह के एक इस वक्त इन्वायरमेंट है जिसमें हमारी सारी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स अब काम कर रहे हैं। मैं आपको मिसाल दे देता हूँ, जैसे स्टेट बैंक हो गया, एसईसीपी हो गया, पेपरा भी हो गया जो प्रोक्योरमेंट करवाता है। अब इस वक्त पाकिस्तान के ऊपर कुछ सालों से हमारी जो जैसे फॉर एग्जांपल आईएमएफ के ऊपर डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। तो जी। अब जो हमारे आईएमएफ से रिलेटेड जो हमारे नए मुआहदे होने होते हैं उनका अब ट्रिकल डाउन इफेक्ट इंस्टीट्यूशंस की पॉलिसी मेकिंग पे बहुत ज्यादा आना शुरू हो गया, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गई है। हम्म, ठीक है। तो अब इस तरह पाकिस्तान के अंदर ये चीजें जो है ना ये जो गवर्नमेंट रेगुलेटरी बॉडीज होती हैं इनकी एक लिमिटेशन ये होती है कि ये गवर्नमेंट्स के साथ इन्होंने अपने आप को अलाइन करके चलना होता है। ठीक है। सही। लेकिन इसमें एज एन इंडिविजुअल आपके लिए कैरियर पाथ बड़ा क्लियर होता है क्योंकि ये ऑलमोस्ट सारी गोइंग कंसर्न है। हम्म, इनमें ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान के अगर इकोनॉमी के हालात खराब हो गए तो जैसे एक दिन वो क्रीम एग्जिट कर गई पाकिस्तानी मार्केट से, अगले दिन उबर एग्जिट कर गई पाकिस्तानी मार्केट से, या कोई और कंपनी बंद कर गई। इनके साथ वो वाली सिचुएशन नहीं होती। ये चल रही होती है, ये अपना फंक्शन कॉन्टिन्यूस बेसिस पे कर रही होती है क्योंकि इनके डाउन द लाइन वो सेक्टर हमेशा एग्जिस्ट कर रहा होता है जिसको ये रेगुलेट कर रही होती है।
ठीक है। तो जी। ये चीज समझना बड़ा जरूरी है कि यहाँ पे कंट्रीब्यूशन का मार्जिन बहुत ज्यादा है। आपको थोड़ा सा पॉजिटिव इसमें रह के, एक आपको थोड़ा सा, मैं कहूंगा, आप में ना पैट्रियोटिज्म एलिमेंट होना चाहिए। वो बड़ा जरूरी है इन ऑर्गेनाइजेशन में बैठ के काम करने के लिए, तब आप कंट्रीब्यूट कर सकेंगे। और अगर आप बड़ा अच्छा कंट्रीब्यूट करेंगे तो आप ऑनेस्टली आपको सारी जिंदगी उस चीज पे जो है ना प्राउड फील होगा कि यार ये प्रोजेक्ट मैंने एक शुरू किया था अपने, ये इसकी वजह से देखें कितना फायदा हुआ और कितने लोग इससे जो है ना मुस्तफीद हो रहे हैं। तो ये एक प्लेटफॉर्म आपको ये अपॉर्चुनिटी भी प्रोवाइड करता ग्रेट। वंडरफुल। मेरे साहब कंक्लूजन की तरफ बढ़ते हैं। है। जी जी। ये बताइए कि जो हमारा प्लेटफॉर्म भी है, मेंटोरिंग, कोचिंग, जी। काउंसलिंग, आप माशाल्लाह जिस मुकाम पर इस वक्त हैं, आपकी नज़र में इसकी क्या इम्पोर्टेंस है? काउंसलिंग अगर किसी स्टेज पे, अर्ली स्टेज पे हम कहें, जब यूथ अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट कर रही होती है या मुख्तलिफ करियर्स परस्यू करना चाहती है, उसमें आप क्या समझते हैं, कितनी इम्पोर्टेंस होती है एक काउंसलर की या एक सीनियर मेंटोर की यंगस्टर के लिए? अच्छा, मैं इसमें पहली बात यह है कि मेंटरिंग की जरूरत तो आपको, मैं ये मानता हूँ, सारी जिंदगी रहती है। क्योंकि जैसे जैसे आप लाइफ के डिफरेंट एक्सपीरियंसेस के लेवल आप अचीव करते रहते हैं तो आपको उस हिसाब से मेंटर्स की भी जरूरत पड़ती है। ठीक है। ये जो आप पॉइंट कर रहे हैं कि स्टूडेंट्स के लिए जो जिन्होंने कैरियर परस्यू करना है, मैं अगर आज से 10-15 साल पुरानी बात करूं ना, जब हमने कैरियर शुरू किया था ना, हम्म। तो ये चीज की बहुत अशद जरूरत महसूस होती थी कि यार हमें कोई गाइड करने वाला जी। हो कि हम कहाँ कहाँ, हमें पता ही नहीं होता था जगहों का। ऑनेस्टली ये जो अपॉर्चुनिटी मैंने अवेल की, ये भी क्योंकि मैंने जब जॉब्स के लिए मैंने अप्लाई करना शुरू किया तो मैंने एक 2-4 अखबार बेसिकली मैंने लगवा लिए जिनको मैं डेली बेसिस पे देखता था, जिनसे मुझे जॉब अपॉर्चुनिटीज का पता लगता था। तो टेक्निकली मुझे कभी किसी हम्म। ने गाइड नहीं किया था कि रेगुलेटरी बॉडी के अंदर जो है कैरियर किस तरह का होता है। ठीक है। तो मेंटोरशिप तो हम कभी भी रूल आउट नहीं कर सकते, लेकिन मैं उसके साथ एक चीज ऐड करना चाहूंगा कि अभी पिछले 10-15 सालों में डायनामिक्स ग्लोबली भी बहुत चेंज हो गए हम्म। हैं। नए नए तरह के काम आ गए हैं, नए नए तरह की अपॉर्चुनिटीज आ गई हैं। अब आप देखें, फॉर एग्जांपल, एक बंदा है जिसने पहले बीबीए किया है, पाकिस्तान में किया होता था। उसके पास यही होता था कि यार मुझे एक बेसिक सी जॉब मिल जाए, मैं बैंक में चला जाऊं तो मैं एक टेलर लग जाऊं, या मैं वो रिप्रेजेंटेटिव बन जाऊं जहां से करियर स्टार्ट होता है, या एमटीओ से शुरू कर लूं मैं। ठीक हम्म। है, अगर मैं किसी मोबाइल कंपनी में जा रहा हूँ तो वहां मैं किसी बेसिक लेवल से शुरू कर लूं। वो एक टारगेट सबका यही होता था कि कहीं ना कहीं जहां भी जाएं बस हमारी जॉब शुरू हो जाए। अब ऐसा सही। नहीं है। अब सिनेरियो बहुत डिफरेंट है। अब आपके सामने प्लेटफॉर्म्स पड़े हैं, amazon, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक। अब यहाँ भी जो अपॉर्चुनिटीज हैं आपके लिए, इस तरह सही। के और भी। ठीक है। अब मेंटरिंग के लिए आपके पास बड़े प्लेटफॉर्म्स मौजूद हैं जहाँ पे आप अपने लिए डायरेक्शन, अब ये जो हमारी न्यू जनरेशन है ना, ये इसको बहुत ज्यादा सहूलियात मौजूद हैं इस फॉर्म में, अगर वो इससे फायदा उठाना चाहें तो। आपने कैरियर काउंसलिंग देनी है, आपने डिसाइड कर दिया आपने क्या करना है अपनी लाइफ में, आपको उससे गाइडेंस के लिए हर चीज यूट्यूब पे मौजूद है टेक्निकली। ठीक यस। है। आप कहते हैं कि अगर मैंने अमेजोन के थ्रू ट्रेडिंग करनी है, तो इतने लोग बैठे हैं आपको सिखाने के लिए, वो आपको एक एक स्टेप बता देंगे। आप कहेंगे मैंने व्लॉगिंग करनी है, इतने लोग बैठे हैं आपको ए से लेके जी तक बता देंगे। आप कहते हैं कि मैंने रेगुलेटरी बॉडी के अंदर अपना कैरियर परस्यू करना है, तो उन लोगों के इंटरव्यूज भी आपको यूट्यूब पे टेक्निकली मिल जाएंगे। तो मेंटरिंग की अहमियत तो है, उसके बगैर आप नहीं चल सकते। लेकिन अब मैं ये समझ रहा हूँ कि अब लोगों के पास अपॉर्चुनिटी बहुत ज्यादा है मेंटरिंग को हासिल करने की ना। अब तो समझे आपके एक बटन के ऊपर पड़ी हुई है, अब आप मोहताज नहीं है किसी के। यस। अगर आप चाहेंगे, जैसे देखें, आपका भी ये प्लेटफॉर्म है, वो यही रोल प्ले कर रहा है, वो यही कंट्रीब्यूशन कर रहा है कि अगर किसी को रेगुलेटरी बॉडी के अंदर अपना
कैरियर परस्यू करना है तो वो एक बटन दबाए और ये वाली हमारी जो 20-25 मिनट की गुफ्तगू है ये सुन ले, उसको उसको शायद कोई चीजें समझ आ जाए, उसको गाइडेंस मिल जाएगी यहाँ। तो बिल्कुल। तो मैं ये समझता हूँ कि मेंटोरशिप बड़ी जरूरी है, बड़ी इम्पोर्टेंट है, और अब उतनी ही आसान भी हो गई है यंग बच्चों के लिए। तो वो कुछ सीखने में, किसी चीज को के बारे में जानने के लिए अपना होमवर्क जरूर करें, अपनी रिसर्च करने की अपनी हैबिट जरूर बनाएं, और यूट्यूब पे जाके आप सर्च करें, आपको हर चीज के बारे में जो है ना गाइडलाइन मिल जाएगी, और आप अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की आदत डालें। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। जितना आप अपने काम को बेहतर से बेहतर करने की आदत डालेंगे, आप अपना कैरियर भी उतने बेहतर तरीके से चला सकेंगे, आप अपनी ऑर्गेनाइजेशन में भी उतने बेहतर तरीके से ग्रो कर सकेंगे। तो मेंटोरशिप अब रेडीली अवेलेबल है सबके लिए, और है भी उतनी जरूरी। ग्रेट मैसेज उमर, सो काइंड ऑफ यू, थैंक्स अलॉट फॉर योर टाइम। आपने जिस तरह से पूरा अ, एक नक्शा खींचा है, जिस तरह से पूरा ब्रीफ किया है, इट्स रियली वैल्यूएबल। और मुझे उम्मीद है जो सुनने वाले हैं, जो लोग हैं, हमारे यहाँ अक्सर मैं हमेशा एंड में ये भी कहता हूँ कि सिर्फ यंगस्टर्स खुद नहीं, पेरेंट्स को भी अवेयरनेस आनी चाहिए कि किस प्रोफेशन के अंदर क्या है, क्योंकि बहुत हद तक उनका भी रोल होता है और डिसाइड करने में अक्सर बच्चे मशवरे ही कर लेते हैं। तो ये प्लेटफॉर्म हमने इनिशिएट भी इसी वजह से किया है, और आपके जैसे लोग जो हैं वो वेल्थ ऑफ एक्सपीरियंस अपना साथ लेके आते हैं और शेयर करते हैं अपने एक्सपीरियंस को। तो वो डेफिनेटली हमारे इस तरह के सेशंस की वर्थ ही बढ़ जाती है। थैंक्स जी बहुत उमर। शुक्रिया। आपका भी बहुत शुक्रिया जी, आपने ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं आपके इस प्लेटफॉर्म से जो मेरा एक्सपीरियंस है उसको मैं शेयर कर सकूं, और किसी के लिए ये हेल्पफुल भी हो सकता है। तो आपका बहुत शुक्रिया इस बात से। इंशाल्लाह। नाजरीन, आज का सेशन यहाँ कंक्लूड करते हैं, और अपना बहुत ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट सेशन तक अल्लाह हाफिज।